विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वाणिज्य प्रवक्ता। आज मैं आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड का 12वीं का व्यावसायिक अध्ययन प्रश्न पत्र का एक मॉडल पेपर लाया हूं। संभावित प्रश्न है और इस तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन प्रश्न पत्रों से आप लाभान्वित होंगे और इसके बारे में मैं और डिटेल आपको मैं अभी बताऊंगा। कैसे प्रश्न पत्र को करना है, कितना समय देना है, इन सभी के बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा। अभी जो ये सामने आप देख रहे हैं ये मॉडल प्रश्न पत्र है व्यावसायिक अध्ययन का। ये 100 नंबर के होते हैं। इसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 3 घंटा 15 मिनट के समय में आपको जो कुल प्रश्न पत्र की संख्या होती है वो 30 होती है। ये 30 प्रश्न पत्रों को करना होगा। इसमें सबसे पहली चीज की आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ये 4 विकल्प इसके आते हैं। एक प्रश्न रहेगा, उस प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे। एक विकल्प को आपको सिलेक्ट करना है जो सही है, जो उसमें सही है उत्तर, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, क्योंकि अगर आप समय की बचत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप 30 प्रश्न पत्रों को 3 घंटे 15 मिनट में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम आपको समय की ओर ज्यादा ध्यान देना है। लिखना भी है और समय को भी बचत करना है, क्योंकि समय बचाने पर यह समय जो बचेगा वो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में काम आएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आपको कॉपी मिलता है, आप लोग कॉपी मिलने के बाद तुरंत जिस तरह से कॉपी को फॉर्मेटिंग करते हैं, दोनों तरफ लाइनिंग बनाते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, उसके तुरंत बाद प्रश्न पत्र मिलने से पहले आपका जो 1 से 10 क्रमांक तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होता है, जिसका उत्तर 4 विकल्प में से एक चुनना होता है, उसका आप नंबर डाल देंगे। पहला काम ये करेंगे। और नंबर डालने के बाद जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से 10 प्रश्न तक रहेंगे। इसको आप नंबरिंग कर लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा आपको कॉपी पर नहीं लिखना है। जैसे आपने लिखा पहला, तो पहला का डैश दे देंगे, लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद उसका उत्तर, अगर पहला का उत्तर पहला है तो उसमें आप लिख देंगे उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। इस तरह से आप 10 क्वेश्चन को सीरियल से बना देंगे। उसके बाद जैसे आपको प्रश्न पत्र मिलता है, विदिन 5 मिनट में ये आपका 10 प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब 10 प्रश्न आपको 10 नंबर आपका हो गया। अगर आपने सही सही सिलेक्ट किया है, सही सही चुनाव किया है, सही उत्तर का चुनाव किया है, सही विकल्प का चयन किया है, तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। तो अब इसमें आपका 5 मिनट में 10 नंबर मिल गया। अब इसके बाद चलना है, जो प्रश्न का फॉर्मेट बनता है वो प्रश्न का फॉर्मेट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी लघु उत्तरीय से छोटा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका टोटल 10 होते हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको छोटे छोटे प्रश्न है। जैसे आपका प्रश्न बनता है प्रबंध का क्या अर्थ है, तो प्रबंध का क्या अर्थ है, तो इसको बहुत ज्यादा से ज्यादा या 3 या 4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रश्न का जो अंक है निर्धारित वह 2 है। अब 2 अंक के चक्कर में आपको लगता है कि मुझे बहुत आ रहा है, और ऐसे अक्सर जो छात्र होते हैं गलतियां करते हैं, उनको प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से याद हो गया है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसमें खूब डिटेल दें। लेकिन डिटेल आप देते हैं, अंक तो आपका 2 ही है। प्रश्न में लिखा भी रहता है कि आपको ये इसको 20 शब्दों में देना है, 40 शब्दों में देना है। तो आप एक अनुमानित लगा लीजिए कि 4 लाइन में हमारे 50 शब्द हो जाएंगे, 3 लाइन में हमारे 50 शब्द हो जाएंगे। तो इन 4 लाइन को लिखकर आप उसमें विलंब ना करें, वहां से तुरंत फिर दूसरे प्रश्न पे आए, क्योंकि आपका जो अंक निर्धारित है वो 2 अंक है। अब 2 अंक के चक्कर में आप अगर 8 लाइन लिखते हैं तो भी आपका 2 मिलेगा, 4 लाइन लिखते हैं तो भी आपका 2 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 8 लाइन लिख देंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। इसलिए इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 2 नंबर का होता है। इसको 3 से 4 लाइन में इसको समाप्त करना है। इसी तरह से ये 10 प्रश्न हैं। अगर इसको आप मिनिमम
एक प्रश्न में 4 मिनट लेते हैं तो आपके लिए ये समय 40 मिनट में आपका हो जाएगा, यानी 40 मिनट ये हो गया। और उधर 5 मिनट आप ऑब्जेक्टिव में ले लिए हैं, 7 मिनट भी लिए हैं। हम मान के चलते हैं कि आप 5 या 6 मिनट में 7 मिनट में कर लेंगे, तो 50 मिनट में आपके ये दोनों हो गए, यानी कि 20 नंबर का सही हो गया उत्तर आपका। तो इस तरह से फिर आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। ये 5 प्रश्न आएंगे, ये 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होगा। एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स जो आता है वह 5 नंबर का आता है, यानी 5 नंबर से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अब इसको लिखना कितना है, इसके लिए कम से कम एक पेज आपको लिखना पड़ेगा। एक पेज में 10, 6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 9 लाइन, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। तो इसको भी बहुत समय नहीं लेके चलना है। इसके लिए भी आपको एक प्रश्न को करने के लिए 7 से 8 मिनट का समय चाहिए। बहुत ज्यादा से ज्यादा है तो 10 मिनट का समय ले लीजिए। तो इस तरह से, और ध्यान दीजिए कि यह भी बहुत लंबा ना जाए। जैसे विस्तृत उत्तरीय का उत्तर लिखते हैं उस तरह से ये नहीं जानी चाहिए। यह भी आपको 1 से 1.5 पेज में, मैक्सिमम 2 पेज तक जानी चाहिए। 2 पेज में इसका उत्तर आप कंप्लीट कर लेंगे। 2 पेज में यह उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। आपको अच्छे से लिखेंगे, साफ सुथरे ढंग से लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। बहुत अगर राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी तो 4 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। तो आप अगर 10 मिनट लेते हैं तो 5 प्रश्न हैं, 50 मिनट में आपका ये भी हो जाएगा। मुख्यतः जो आपको सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 4 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर का एक प्रश्न है, इसमें आपको समय ज्यादा लगेगा। तो इन समय को आप कहां से लाएंगे, यानी आगे के जो प्रश्न हैं उसमें से जो समय बचाएंगे वो सारे समय को आपको विस्तृत उत्तरीय में आपको लगाना है। क्योंकि विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है इसके जो उत्तर देंगे वो आपको विस्तार में देना पड़ेगा। जैसे आपका प्रश्न बन रहा है टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए, तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत कई हैं, इन सिद्धांतों के बारे में आपको बताना है। तो इसके लिए तो आपको समय चाहिए, क्योंकि लिखना पड़ेगा और लिखने में भी कम से कम आपको 500 शब्दों में लिखना है। 500 शब्द में लिखना है, कोई गिनना नहीं है कि लिखने के बाद आप गिनेंगे, आपको गिनना नहीं है, आप लिखेंगे। कम से कम आपको 3 या 4 पेज में आपको जानी चाहिए प्रश्न का उत्तर। उसमें आपको पॉइंट भी बताना पड़ेगा, पॉइंट को डिटेल भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको विस्तृत उत्तरीय का 4 प्रश्न आता है और चारों प्रश्न के उत्तर देने में, अगर आपको एक प्रश्न के उत्तर देने में 15 से 20 मिनट तक का समय लेते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। थोड़ा सा और समय अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप 25 मिनट ले लीजिए, तो भी आपको 1 से 1.5 घंटे में ये चारों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समय को बचाना पड़ेगा, और समय अगर बचा ले गए तो इस समय में 3 घंटे 15 मिनट में आप पूरे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, समय पूरा हो जाएगा, जो कक्ष निरीक्षक महोदय हैं वो आपसे कॉपी ले लेंगे और आप उदास हो जाएंगे कि हमारा प्रश्न पत्र पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरह से समय के लिए आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि समय अगर नहीं बचाएंगे तो आप पूरा प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो अब चलिए हम लोग शुरू से चलते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, कि इसको किस ढंग से क्या पूछा गया है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नीति निर्धारण कार्य क्या है, यानी जो भी नीति पॉलिसी बनाई जाती है ये किस तरह का काम है। तो आपको 4 विकल्प रहेंगे। उच्च स्तरीय प्रबंधकों का काम है, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का काम है, परिचालन प्रबंध का काम है, या इनमें से सभी का है। जैसा कि आप लोग प्रबंध में पढ़े होंगे कि 3 स्तर के प्रबंध होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध, परिचालन प्रबंध। तो यहां पर उच्च स्तरीय प्रबंधकों का कार्य है नीति निर्धारण करना, यानी जो हमारी पॉलिसी है, प्रबंध में हम जिस तरह की अपनी नीति बनाते हैं उसके लिए उच्च स्तरीय प्रबंधकों का काम है नीति का निर्धारण करना। यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी है, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसका जो उत्तर है उसको हम रेड से बता दिए हैं। तो ये मानिए कि हमारा उत्तर पहला का ये उच्च स्तरीय प्रबंधकों का है, इससे आपको डाउट नहीं होगा, इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न बनता है प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत कैसा है, आप सभी को मालूम है कि अगर किसी भी कार्य को
करते हैं, उसके लिए जो हम प्रबंध करते हैं, उस प्रबंध को करने में इन चीजों को ध्यान देते हैं कि उसमें कहीं घटाव बढ़ाव करना है तो भी हम उसको कर लेंगे। तो इसलिए प्रबंध के सिद्धांत गतिशील होने चाहिए, सार्वभौमिक होने चाहिए, वो सबको मालूम होना चाहिए, लोचशील होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो इन तीनों चीजों का प्रबंध के समावेश से सिद्धांत के अंतर्गत इसका समावेश होता है। तो यहां पे प्रबंध के सिद्धांत में गतिशील भी होनी चाहिए, सार्वभौमिक भी होनी चाहिए और लोचशील भी होनी चाहिए, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो इनमें से सभी। तो इस तरह से प्रबंध के सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने जाना कि प्रबंध के सिद्धांत कैसा होना चाहिए, तो गतिशील भी होनी चाहिए, सार्वभौमिक भी होनी चाहिए और लोचशील भी होनी चाहिए, यानी इसका जो उत्तर होगा वो इनमें से सभी। अगर ऐसा विकल्प नहीं है, इनमें से सभी नहीं दिया हुआ है, हो सकता है ये दिया हुआ है कि उपरोक्त सभी, तो हम इस प्रश्न का उत्तर मानेंगे उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। अब उसके बाद तीसरा प्रश्न है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग आप लोग जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। जैसे आपको एग्जामिनेशन देने जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो आप प्लानिंग करते हैं कि हम इतने बजे घर से निकलेंगे और घर से निकलने के बाद हम इतने देर में सेंटर पे पहुंचेंगे और वहां जाने के बाद फिर हम क्लासरूम में जाएंगे, एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे। तो इस तरह से प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग क्या है? नियोजन क्या है? नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? प्रारंभ है कि अंत है, कि प्रारंभ तथा अंत दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो नियोजन प्रारंभ से लेकर अंत तक होता है, यानी जो हम प्लानिंग करते हैं वो किसी भी कार्य को करने से लेके उसको पूरा करने तक, पूर्ण करने तक, यहां से शुरू होता है, आरंभ से शुरू होता है और पूर्ण तक में प्लानिंग हमारी समाप्त हो जाती है। इसीलिए वह संपूर्ण प्लानिंग माना जाता है। तो यहां पर प्रारंभ तथा अंत दोनों है। नियोजन क्या है? सभी क्रियाओं का, यानी सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ भी है और अंत दोनों है। सबसे पहली चीज की जो भी प्रश्न आएगा उसको बहुत कायदे से पढ़िएगा। उस प्रश्न के अंतर्गत ही आपका उत्तर रहता है। बस आपको ध्यान देने वाली बात है, उसके जो प्रश्न है उसको समझना है। तो इसको जब कायदे से आप समझेंगे तो आपका उत्तर भी वहां मिल जाएगा। अधिकार का भारारोपण नहीं किया जा सकता है, यानी अधिकार जो है आपका, जो राइट है, इन अधिकार, वो अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं? क्या वो दैनिक कार्य का भारारोपण नहीं किया सकता है, साधारण कार्य का, यानी कि इसमें जो उत्तर होगा सरल कार्य का, उसमें उत्तर होगा गोपनीय कार्य का। यानी जो कॉन्फिडेंशियल चीज होता है उसको किसी को नहीं बताया जा सकता है। कॉन्फिडेंशियल वर्क को बहुत ही अपने अंदर रखा जाता है ताकि किसी को पता न चले। तो इसका उत्तर आपका गोपनीय कार्य का है। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है। मानव संसाधन जिसको इंग्लिश में ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, मानव संसाधन प्रबंध। अब इसमें सम्मिलित क्या है? एचआरडी के अंतर्गत क्या होता है? जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, मानव संसाधन डिपार्टमेंट होता है, इसके अंतर्गत, मानव संसाधन डिपार्टमेंट के अंतर्गत भर्ती भी सम्मिलित है, चयन भी सम्मिलित है और प्रशिक्षण भी। ये तीनों कार्य एचआरडी करता है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट करता है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत भर्ती भी आता है, चयन भी आता है और प्रशिक्षण भी होता है। यानी सबसे पहले भर्ती, रिक्रूटमेंट होता है, उसका सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद ट्रेनिंग देते हैं। तो ये तीनों क्रिया जो होता है, तीनों कार्य होते हैं, वो मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है पर्यवेक्षक कर्मचारियों का। पर्यवेक्षक कर्मचारियों को क्या होता है? पर्यवेक्षक जो होता है वो कर्मचारियों के लिए मित्र भी होता है, दार्शनिक भी होता है, मार्गदर्शक भी होता है, यानी वो आगे का रास्ता भी बताता है। इसलिए ये इसमें भी हमारा जो उत्तर होगा वो इनमें से सभी, यानी मित्र भी होता है, दार्शनिक भी होता है और मार्गदर्शक भी होता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आता है अंगुरी लत्ता। आप लोग पढ़े होंगे ये अंगूरी लत्ता क्या होता है? ये अंगूर आप लोग देखे होंगे। अंगूर जैसे एक अंगूर में कई, एक गुच्छा अंगूर का होता है, उसमें कई अंगूर लगे होते हैं। वो अंगूर जो होते हैं वो किसी सिस्टम से नहीं लगा होता है,
कुछ सीक्वेंस से नहीं लगा होता है कि हाँ पहले ये लगेगा पहले ये लगेगा। वो आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग खरीदते होंगे तो एक अंगूर का जो वो गुच्छा उठाता है उसमें कई प्रकार के अंगूर इधर से भी लड़े हैं, उधर से भी लगे हैं, इधर से भी लगे हैं, यानी एक लड़ी प्रकार के लगा रहता है। तो अंगूरी लत्ता क्या है? ये अनौपचारिक संप्रेषण है। ये मतलब कहीं से किसी को भी सूचना जा सकता है, यानी एक अंगूर को देखेंगे तो कोई सीरियल से नहीं रहता है, वो अंगूर कभी इधर से लगा उधर से, तो किसी अंगूर को किसी से टच किया जा सकता है। तो इसलिए ये अनौपचारिक संप्रेषण है, क्योंकि औपचारिक संप्रेषण जो होता है वो सीक्वेंस होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वित्त का सबसे सस्ता, तो वित्त जानते हैं, फाइनेंस। अब ये सस्ता स्रोत क्या है? सोर्सेज जो है वो सबसे इजी सोर्सेज क्या है वित्त का? पैसे का, ऋण पत्र, डिबेंचर, पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। तो इन तीनों में, और चौथा है प्रतिधारित उपार्जन, यानी कि जो हम डेली उपार्जित करते हैं, प्रतिदिन जो हम धारण करते हैं, वो हमारा वित्त का सबसे अच्छा स्रोत है। जैसे आप डेली किसी भी कार्य करके 500 रुपया कमाते हैं, तो इस 500 रुपए आपने जो कमाया वो आपको शाम को मिला, वो बड़ी खुशी हुई कि हमारे पास 500 रुपया आया, मैंने आज 500 रुपया कमाया। लेकिन अगर वही 500 रुपया किसी से आप ऋण लेकर करते हैं इकट्ठा, तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जिसे भी ऋण लिए हैं वो आपसे मांगेगा। आप समता इक्विटी शेयर कैपिटल से लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर है, तो इन सब चीजों से सबसे अच्छा जो होता है प्रतिधारित उपार्जन होता है। तो वित्त का सबसे सस्ता स्रोत जो होता है वो प्रतिधारित उपार्जन होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शेयर बाजार, नेशनल स्टॉक मार्केट। इसका जो निपटान होता है, उधार चुकता होता है, यानी जो आपने उधार लिया है वो इसको चुकता करना है, तो ये T+2 यानी 2 ट्रांजैक्शन में इसको हम चुका सकते हैं। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो विवाद आते हैं। प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण, जिसे हम लोग कंज्यूमर फोरम कहते हैं, तो इसके अंतर्गत जो विवाद आता है वो मुख्यतः जो विवाद होता है वो क्रेता और विक्रेता के बीच होता है। क्रेता कहता है हम सही हैं, विक्रेता कहता है हम सही हैं, तो ये दोनों के बीच विवाद आता है। इसीलिए उपभोक्ता को, कंज्यूमर को संरक्षण देने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, यानी हमारा उपभोक्ता जो है वो परेशान ना हो। कभी कभी देखते हैं बाजार में आप लोग जाते होंगे तो मार्केट में कम तौल दिया, रेट अधिक ले लिया, पैसा कम लौटाया, तो इस तरह के जो लेन देन होते हैं जिसमें विवाद होता है, तो उस विवाद को निपटाने के लिए, जैसे आपने कोई वस्तु को मंगवाया, मंगवाने के बाद वो वस्तु टूटा फूटा मिल गया, और जो विक्रेता है, सेलर है, वो कह रहा नहीं मैं तो सही चीज दिया था, लेकिन आपके पास वो गलत आया, यानी टूटा हुआ आया, डैमेज आया। तो इसके लिए ये एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कंज्यूमर फोरम के लिए आप वहां पे शिकायत कर सकते हैं, अपनी विवाद को दर्ज करा सकते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो विवाद आते हैं वो कंपनी के अंश संबंधी विवाद नहीं आता है, दंडित प्रकृति के विवाद नहीं आता है, नौकरी संबंधी कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जब हम वस्तु का खरीद और विक्रय कर रहे हैं, क्रय और विक्रय कर रहे हैं, तो उसमें नौकरी कौन सी है? तो यहां पर जो उत्तर होगा, विक्रेता द्वारा दोषी माल के संबंधी विवाद, यानी विक्रेता जो गलत माल दिया है उसके संबंधी विवाद को निपटारा किया जाता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। तो इस तरह से इसका 10वां प्रश्न का उत्तर जो होगा वो तीसरा होगा। तो इस तरह से आपके 10 प्रश्न हुए, अगर आप सही उत्तर देते हैं तो इसमें 10 नंबर आता है। एक हम लोग कॉमर्स के में पढ़ते हैं चीप एंड बेस्ट, यानी कि अच्छी चीज भी हो और कम दाम में हो। तो यहां पर प्रश्न पत्र में यही एक ऐसा प्रश्न है जो कम समय में सबसे अधिक मार्क्स देता है आपको, यानी सही हुआ तो पूरा 1 नंबर मिलेगा, और गलत हुआ तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न को बड़े सावधानी से करिएगा, क्योंकि यह बिल्कुल यस और नो है। अगर सही हो गया तो 1 नंबर, और अगर गलत हुआ तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। बाकी सब प्रश्न है जैसे अति लघु उत्तरीय हैं, बहुत सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, थोड़ी सी गलती कर देंगे तो 1.5 नंबर मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा। लेकिन यही एक ऐसा प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें आपको अगर सही है तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और प्रश्नों में क्या है कि थोड़ी बहुत गलती भी करते हैं तो कुछ मिल जाता है,
अगर 2 नंबर का है तो गलत कर दिए हैं तो हाफ नंबर मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। बहुत अच्छा कर दिए तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। थोड़ी सी राइटिंग खराब हुई तो 1.5 मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रश्नों का यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देते समय इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा प्रश्न उत्तर गलत ना हो, क्योंकि यही आपका स्कोरिंग है। अगर 10 ऑब्जेक्टिव आप सही कर लिए तो आपको 75 से एबव मार्क्स आपको आ जाएगा, क्योंकि ये आपका स्कोर को बढ़ाता है और इसमें बिल्कुल कोई संभावना नहीं होती है कटौती होने का। अगर सही प्रश्न का उत्तर दिए हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसे हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, इंग्लिश में इसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बोलते हैं। इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो इसमें प्रश्न आते हैं वो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, जैसे प्रबंध का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए, उदारीकरण क्या है, यानी कि 3 से 4 लाइन में इसका उत्तर बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हम लंबा ले जाएं खींच के, क्योंकि अगर आप लंबा भी ले जाते हैं 5 लाइन 7 लाइन 8 लाइन में भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स जो मिलना होगा वो 2 मार्क्स मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि 3 से 4 लाइन में हमारी बात समाप्त हो जाए। यानी जो आप बताना चाहते हैं, जैसे प्रबंध का क्या अर्थ है, मैनेजमेंट के बारे में बताना चाहते हैं, तो कोशिश यही करिए कि 3 से 4 लाइन में हम इसको एक्सप्लेन कर दें, बता दें प्रबंध के बारे में। क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा ले जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो टाइम किलिंग है, टाइम बर्बाद हो रहा है आपका, वो टाइम को हमें बचाना है, टाइम सेविंग करनी है। तो इसके लिए इसमें 3 से 4 लाइन में इसका उत्तर दे देंगे। ये प्रबंध का क्या अर्थ है, प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा में, परिभाषा यानी दूसरे की भाषा, परिभाषा का मतलब ही होता है कि दूसरे की भाषा। तो उसमें अगर आपको किसी विद्वान का, किसी प्रबंधकर्ता का नाम याद है, तो अगर उसके कुछ अंश भी आप जानते हैं तो आप इसे डेफिनेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें नंबर की कटौती नहीं होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके लिए आपको प्रबंधकर्ता का नाम भी याद होनी चाहिए और वो प्रबंधकर्ता किस बात पे ज्यादा फोकस किया है। कहने का मतलब है कि हम सभी प्रबंधकर्ता का नाम नहीं याद रख सकते हैं, किसने क्या कहा वो भी हम नहीं बता सकते हैं। तो इसका एक तरीका है कि हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि जो प्रबंध करता है वो किस बात पर विशेष बल दिया है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रबंध करता है, वो अलग अलग बातों को विशेष फोकस किए हैं। तो वो अगर आपको याद रहेगा तो आप वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में परिभाषा दे लेंगे। इसी तरह से उदारीकरण क्या है, तो उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, इसमें आपको देखना है कि कैसे वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, एक मार्केट में कितने प्रकार के वस्तुओं को हम बेच सकते हैं। तो इसको भी आप 3 से 4 लाइन में आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। नियोजन, नियोजन के बारे में मैंने पहले भी बताया कि प्लानिंग, किसी भी कार्य को करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं। वह कार्य अगर छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्य हो, अगर हम बिना प्लानिंग के कार्य को शुरू करेंगे करना, हम सफल नहीं हो पाएंगे। कार्य तो हो जाएगा लेकिन हम सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमें प्लानिंग करना जरूरी है। तो आप प्लानिंग को भी लिख दीजिए। अगर और आपको बहुत अच्छा लिखना है तो एक छोटा सा परिभाषा दे दीजिए, किसी प्रबंधकर्ता के बारे में बता दीजिए और उसके माध्यम से नियोजन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। औपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन, 2 प्रकार के संगठन हैं। तो औपचारिक संगठन को आप परिभाषित कर दीजिए। अगर किसी विद्वान का नाम नहीं याद है तो भी अपने भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। भर्ती, रिक्रूटमेंट, आप सभी लोग इंटर पास करने के बाद कोशिश यही करेंगे कि हमें भी कहीं ना कहीं, मेरी भी कहीं भर्ती हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, रिक्रूटमेंट निकलेगी, भर्ती कहीं निकलेगी, वैकेंसी आएगी, तो आप उसे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने में फिर कई प्रक्रिया होती है। आपके फॉर्म को सॉर्ट किया जाता है, आपका परसेंटेज से सॉर्टिंग किया जाता है, आपकी कहीं एक्सपीरियंस है उससे सॉर्टिंग किया जाता है। तो तमाम आंतरिक प्रक्रिया होती है। उस आंतरिक प्रक्रिया के बारे में बताना है कि किन किन स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं आंतरिक प्रक्रिया के। अभिप्रेरण, मोटिवेशन, मोटिवेशन की क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद वित्तीय प्रबंध का अर्थ, वित्तीय प्रबंध जिसे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, यानी हमारा वित्त का प्रबंध, रुपए पैसे का प्रबंध कैसे होगा,
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास वित्त नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्रोफेशन हो। कहने का मतलब, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां भी हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम प्रोफेशन में हैं, कहीं हम कुछ अपने से पढ़ लिख कर आए हैं और हम उसका काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वहां भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो वित्तीय प्रबंध का अर्थ स्पष्ट करना है, कैसे वित्त प्रबंध किया जाता है इसके बारे में। पूंजी बाजार, पूंजी बाजार आप लोग जानते हैं कि पूंजी बाजार किसे कहते हैं, पूंजी बाजार में क्या क्या कार्य होता है, तो इनको मिलाकर एक एक अच्छा सा परिभाषा तैयार कर लेंगे। बाजार का अर्थ जानते ही हैं। और पूंजी, पूंजी में क्या होता है, जिस वस्तु या संपत्ति से हम व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं वही हमारी पूंजी होती है, उसी को हम पूंजी मानते हैं। तो यहां पर पूंजी और बाजार को मिलाकर एक अच्छा सा परिभाषा बना लीजिए और उसको लिख डालिए। 3 से 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन में अगर लिख देंगे तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएगा। उपभोक्ता से क्या आशय है? उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होता है? जो किसी वस्तु का उपभोग करता है, इसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है, वो उपभोक्ता कहलाया। तो हम उपभोक्ता क्या आशय होता है, उसको उपभोक्ता के आशय लिख देंगे। 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में लिख देंगे, हमारा उपभोक्ता का अर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये 10 प्रश्न कर देते हैं, तो इस 10 प्रश्न को करने में बहुत से ज्यादा अगर आपको 1 घंटा समय लगता है 10 प्रश्न को करने में, तो आपका 20 नंबर यहां मिल जाएगा। 20 नंबर यहां होगा, 30 नंबर वहां होगा। यानी कहने के लिए आपको पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए? 33 नंबर चाहिए। 33 नंबर में आप पास हो जाएंगे। तो अगर इन 2 प्रश्नों का अच्छे ढंग से उत्तर दे दिए तो आपको 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी। वो 3 नंबर आपको कोई भी एक प्रश्न उठा लेंगे, उसमें मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि आप 2 प्रश्न को कर 2 तरह के प्रश्नों को करके आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। लेकिन हमें पास ही नहीं होना है, हमें मैक्सिमम परसेंटेज पे पहुंचना है, अधिक से अधिक मार्क्स लाना है, ताकि हम आगे चल के अच्छा कर सके। तो अब अधिक से अधिक मार्क्स लाने के, पास होने के लिए तो मैंने बता दिया आपको कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर देंगे तो 30 नंबर मिल जाएगा, और लघु उत्तरीय में से एक प्रश्न कर देंगे तो आप 33 पा लेंगे। लेकिन अब हमें जो प्रश्न को करना है, इस प्रश्न से अब हम अपने स्कोर को बढ़ाएंगे, यानी ऊपर ले चलेंगे। यानी हमारा जो डर था वो खत्म हो गया और हम यहां से पास हो जाएंगे। लेकिन पास नहीं, हमें बेटर करना है, यानी बहुत अच्छा परसेंटेज हमें लाना है। इसके लिए अब हम लोग बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, इसका जो मार्क्स होता है वो 5 नंबर होता है, यानी मार्क्स अधिक है। तो मार्क्स अधिक है तो स्वाभाविक है कि अगर कोई वस्तु महंगा मिल रहा है तो उसकी जो कार्य है वो भी बड़े होंगे, वो बड़ा कार्य कर रहा होगा, इसीलिए वो महंगा मिल रहा होगा, उसके फंक्शन अधिक होंगे। अगर कोई मशीन महंगी मिल रही है तो उसका फंक्शन अधिक है। जैसे आज आप लोग मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल, कम पैसे का जो मोबाइल होता है उसमें फंक्शन कम होते हैं, अधिक पैसे का जो मोबाइल होता है उसमें फंक्शन अधिक होते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमारा अंक ज्यादा मिल रहा है इस प्रश्न में, इसका मतलब है कि हमें इसके बारे में ज्यादा बताना पड़ेगा, ज्यादा लिखना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा लिखने से हमें ज्यादा नंबर मिलेगा। तो ज्यादा लिखने से हमें ज्यादा नंबर मिलेगा। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि प्रश्न को पहले देखेंगे कि हेनरी फ्योल की सोपान श्रृंखला। सोपान क्या है? ऊंचाई पर पहुंचना। तो जो हेनरी फ्योल ने बताया है सोपान श्रृंखला के बारे में, तो इसमें हम लोग उसको पूरी बात को व्यक्त करेंगे कि हेनरी फ्योल कौन थे, कहां के रहने वाले थे, इन्होंने सोपान श्रृंखला के बारे में क्या बताया। जब इतनी बात को हम स्पष्ट करेंगे तो स्वाभाविक है कि ये 1.5 से 2 पेज में चला जाएगा, यानी कि 150 से 200 शब्दों में ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगर इतना आप कर देते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में 4 नंबर, 4.5 नंबर बहुत अच्छे राइटिंग में लिखेंगे तो 5 भी मिल जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप पहला क्वेश्चन हेनरी फ्योल की सोपान श्रृंखला को आपने स्पष्ट किया। दूसरा आपका नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से आप लोग लिख ले जाएंगे, क्योंकि नियोजन जानते हैं, प्लानिंग जानते हैं, प्लानिंग के बारे में जानते हैं। और ये प्लानिंग किया कैसे जाता है? ये मस्तिष्क से प्लानिंग किया जाता है।
ये हाथ पैर से प्लानिंग नहीं किया जाता है, क्योंकि सोचा जाता है, थिंकिंग जिसे कहते हैं। तो दिमाग से जब सोचते हैं, सोचने के बाद की जो क्रिया होती है वो हाथ पैर के द्वारा किया जाता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि आप चलते चलते रुक जाते हैं, क्यों रुकते हैं, किसने कहा रुकने के लिए? वहां अगल बगल आगे पीछे कोई आदमी भी तो नहीं है, लेकिन अचानक से हम बाइक चला रहे हैं, चलाते चलाते हम ब्रेक लगा देते हैं। क्यों ब्रेक लगा दिए? क्योंकि मेरे मस्तिष्क ने कहा कि नहीं, अब गाड़ी यहां पे रोक दो, आगे कोई परेशानी है या कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है। तो इस तरह से नियोजन क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, और वो मानसिक स्तर पर ही इसको प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से नियोजन के बारे में जानते हैं, मानसिक प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। दोनों शब्द को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद इसको उत्तर दे दीजिए, इसका उत्तर मिल जाएगा। इसको भी आप इस तरह से एक्सप्लेन करिए कि हमारा 150 से 200 शब्दों में ये जाए, तो वहां पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो यहां भी अच्छे स्कोर आपको मिलेंगे। एक आदर्श संगठन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? आदर्श मतलब आइडियल, और आइडियल तब होगा जब हम उसमें एक अच्छा कार्य जब हम करेंगे, जब सुंदर ढंग से उसको करेंगे तो हमारा आदर्श। जैसे आप आदर्श छात्र कब बनते हैं? जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप अपने घर में माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, विद्यालय में गुरुजी का आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपको आदर्श कहा जाता है, आइडियल कहा जाता है। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में भी है, जब आप एक ऐसे कार्य को करेंगे जो सभी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, तो ऐसे कार्य को अगर किया जाएगा तो जिस संगठन में किया जाएगा वो संगठन हमारा आदर्श संगठन कहलाएगा, आइडियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। इसके बाद इसमें भी अगर आप इस तरह से लिखेंगे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अगला प्रश्न आता है, भर्ती और चयन में क्या अंतर? अब देखिए यहां पर अगर आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं तो दोनों का अंतर क्लियर हो जा रहा है। भर्ती रिक्रूटमेंट होता है, चयन सिलेक्शन हुआ, तो ये दोनों में अंतर है। भर्ती रिक्रूटमेंट और चयन, यानी चयन तब हो जाता है जब जैसा हमें चाहिए, जिस तरह का व्यक्ति चाहिए, काम करने वाला चाहिए, अगर हमें मिल गया तो उसको हम चयन कर लिए। लेकिन भर्ती क्या है कि उसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट जो होते हैं तो बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें कुछ लोगों को चयन किया जाता है, तो भर्ती के बाद ही चयन होता है। भर्ती के बाद सेकेंडरी प्रोसेस है सिलेक्शन का। तो यहां पर हम दोनों में अंतर लिख देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किताबी भाषा ही लिखा जाए, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई किताबी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है, जो विचार आ रहा है, उसको अपने ढंग से लिखिए, उससे बेटर मार्क्स आएगा। क्योंकि जब आप अपने मन से बात करेंगे तो उसमें आप हेडिंग भी अपने मन से देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि किताबी भाषा ही लिखा जाए या किताब की हेडिंग ही ली जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने मन से भी हेडिंग दे सकते हैं, और अपने मन से जो हेडिंग देंगे उसमें आप ज्यादा अच्छा करेंगे। इसलिए प्रश्न का उत्तर देते समय आपको पॉइंट नहीं आता है, आप पॉइंट बनाइए, आप उसी डिफिनेशन में से पॉइंट निकाल लीजिए। तो कभी इस बात के लिए कभी मत डरिएगा कि हमको तो पॉइंट आता था और हम पॉइंट हम भूल गए हैं। आप भूले नहीं हैं। जो आप डिफिनेशन अगर भूले हैं तो एक बार डिफिनेशन को पढ़ लीजिए, परिभाषा को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आप उसमें से पॉइंट निकाल लीजिए। तो ये आपका भर्ती और चयन में क्या अंतर है। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण, इसके बारे में, संप्रेषण एक दूसरे से बात को प्रेषित करना, प्रेषण करना, भेजना, एक दूसरे को आदान प्रदान करना। तो औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक और अनौपचारिक अगर आपको डिफिनेशन याद है तो उसी से आप डिफरेंस भी कर लेंगे, अंतर भेद भी कर लेंगे। पूंजी बाजार को परिभाषित कीजिए। आगे भी एक छोटा सा प्रश्न आया था पूंजी बाजार को परिभाषित कर, लेकिन ये प्रश्न को बढ़ा दिया गया है। यानी पूंजी बाजार को परिभाषित कीजिए और पूंजी बाजार के 2 भागों को उल्लेख कर लीजिए। इसके पूंजी बाजार के 2 भाग हैं, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, आपको ये प्रश्न सॉल्व कर ले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको इस ढंग का लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा एग्जाम में, और इस ढंग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जो कि छोटे छोटे आंसर देने हैं, 40 शब्द में, 50 शब्द में देने हैं। इसको आप 150 से 200 शब्द में देंगे तो अच्छा रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अब आपके पास जो आ जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसे हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मैं बताना चाहूंगा कि
प्रश्न तो छोटे दिखते हैं लेकिन इसका आंसर आपको अधिक, इसका जो आंसर होगा वो लॉन्ग में लिखना पड़ेगा। तो जैसे टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को समझाइए, प्रश्न बहुत छोटा लग रहा है देखने में, लेकिन टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत काफी लंबे चौड़े हैं, 14, 15, 16 इनके सिद्धांत हैं। तो सभी सिद्धांतों को नहीं अगर लिख पा रहे हैं तो आप कम से कम 10 से 12 सिद्धांत लिख जाइए, 9 सिद्धांत लिखिए, यानी कम से कम 7-8 से सिद्धांत अधिक लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह से लघुत्तरीय प्रश्न के सीधे 3 गुना करिए, कम से कम 3 गुना या 4 गुना करेंगे तो आपका ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जाएगा, लिखा जाएगा। और इसमें भी पॉइंट को ज्यादा ध्यान दीजिए, पॉइंट भी खुद से बनाइए। टेलर ने क्या कहा था, टेलर किस तरह के प्रबंध पर बल दिया है, इसके बारे में टेलर के जो वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताया है उसके बारे में आप बताएंगे। तो इस तरह से आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्न करेंगे। चूंकि इस प्रश्न का जो अंक भी है वो अधिक है, वो 10 मार्क्स का है, यानी अभी तक आप जितने भी प्रश्न किए हैं उसमें इतने नंबर के प्रश्न कोई नहीं है, यानी सबसे हाईएस्ट मार्क्स का प्रश्न है। इसमें हाईएस्ट आपको शब्दों में, अधिक से अधिक शब्दों में लिखना भी पड़ेगा। उसी तरह से दूसरा प्रश्न आता है नियोजन का महत्व, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, तो जब नियोजन का महत्व के बारे में लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियोजन का महत्व लिख के छोड़ देंगे। नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन का विद्वानों ने परिभाषा कैसे दिया है, इसके कार्य क्या है, और लास्ट में फिर इसके महत्व के बारे में बताएंगे। तब जाकर आपको 10 नंबर मिलेगा। यानी कि इसमें आपको सबसे अधिक समय देना पड़ेगा, सबसे अधिक इसमें लिखना है, इसीलिए इसको लास्ट में लोग लिखते हैं। और जो ऊपर से समय बचाते बचाते आते हैं, जो थोड़े थोड़े समय ऊपर से बचते हैं, इन समय को यहां पर लाके हमको देना होता है और इससे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और फिर इसी तरह से ये आपके जो प्रश्न आएंगे, ये 4 प्रश्न आएंगे और इसका जो अंक रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा। यानी 40 मार्क्स में अगर आपको 35 नंबर भी मिल जाते हैं तो आप एक अच्छी स्कोर खड़ा कर ले जाएंगे। विभागीय संगठन से क्या आशय है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, विभागीय संगठन से आशय में विभागीय संगठन किसे कहते हैं इसके बारे में आप लिख लीजिए। संगठन जानते हैं, विभाग जानते हैं कि एक सेक्शन होता है, तो दोनों को मिलाकर उसका डेफिनेशन बना दीजिए। इसका विशेषता के बारे में लिख दीजिए। विशेषता अगर आपको 8 पॉइंट आता है, 4 पॉइंट आता है, जितना याद है उसके बाद डेफिनेशन से कुछ पॉइंट ले लीजिए और लेकर डेफिनेशन विशेषताएं को 10 से 12 पॉइंट में लेके चले जाइए, आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिल जाएंगे। नियुक्तिकरण, अपॉइंटमेंट जानते हैं, नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब किसी संस्था को के पास काम की अधिकता आ जाती है तो उसे ह्यूमन पावर की जरूरत होती है, तो वो नियुक्ति करता है, अपॉइंटमेंट करता है। तो नियुक्ति की आवश्यकता या महत्व, पहले नियुक्ति किसे कहते हैं उसके बारे में लिख दीजिए, नियुक्ति की आवश्यकता कब पड़ती है, उसका क्या महत्व है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से बना के लिख ले जाएंगे। अब प्रश्न आता है नेतृत्व क्या है। ये भी सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये सब 10-10 नंबर के प्रश्न हैं। अथवा करके दिया हुआ है, अथवा करके इसलिए दिया हुआ है कि अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो इस प्रश्न को करेंगे, अगर ये प्रश्न अच्छे ढंग से नहीं आता है, ये आता है तो इसको कर लेंगे। 2 प्रश्न में से किसी एक को लिखना है, एक के बारे में जो प्रश्न आपका अच्छा है, जो अच्छी तैयारी हो गई है, उस प्रश्न के बारे में आप उत्तर लिखेंगे। नेतृत्व क्या है, यानी आप सभी लोग लीडर को जानते हो, लीडरशिप। लीडरशिप किसे कहते हैं, तो नेतृत्व क्या है, आजकल तो हर छोटा बच्चा 6, 7, 8 आते आते जान जाता है और आम भाषा में लोग कहते भी हैं कि नेतागिरी कर रहे हो। तो क्या लीडरशिप, नेतृत्व क्या है, तो हम लोग पहले नेतृत्व के बारे में, लीडरशिप वो होता है जो किसी समूह को लेकर चलता है, वो समूह में जो बात बोलता है उसी को बात लोग मानते हैं। तो नेतृत्व के बारे में लिख देंगे। और एक अच्छे नेता के कोई 6 गुणों को बताइए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर बहुत इजी वे में आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अच्छे नेता के क्या क्या गुण होते हैं। तो अच्छे नेता के कोई 6 गुणों को बताना है, तो इसको आप लिख लेंगे। 6 गुण के अलावा और भी आता है तो और भी आप बता सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, लेकिन समय का ध्यान दीजिएगा।
ऐसा ना हो कि हम लिखते लिखते खो जाएं और हम नेतृत्व के बारे में लिखने लगे और फिर हमारा समय समाप्त हो जाए और कक्ष निरीक्षक महोदय और कॉपी उठा के लेके चले जाएं। तो ये नेतृत्व क्या है? अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा में, क्योंकि जो आपका द्विगुत्रीय प्रश्न रहेगा वो 4 प्रश्न करने होंगे, लेकिन आपके प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कर ले जाएंगे। अगला प्रश्न है, पूंजी ढांचे को, कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले तत्व को उल्लेख कीजिए। यानी कोई भी व्यवसाय हम करते हैं तो हम पूंजी कैसे इकट्ठा करते हैं और उसका हम क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहां कहां पूंजी हमें लगानी है, उसके बारे में से बताते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट प्रश्न आता है वो प्राथमिक बाजार एवं द्वितीयक बाजार, यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बाजार जानते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में इसमें शुद्ध रूप से अंतर लिखना है। अब अंतर में अक्सर करते क्या है कि 2 कॉलम बनाते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट, दोनों को लिख देते हैं। उससे थोड़ा सा और अच्छा बनाना है। अच्छा क्या बनाना है? 2 की जगह हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का रहेगा, दूसरा कॉलम अंतर का आधार, यानी जो हम मेन पॉइंट लिखेंगे उससे हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, दोनों को हम अंतर करेंगे, तो अंतर का आधार बनाएंगे। और तीसरा कॉलम प्राथमिक बाजार का और चौथा कॉलम सेकेंडरी बाजार का, यानी कि सेकेंडरी मार्केट का। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो इसमें अगर आप 4 कॉलम बना के और पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें आपको अच्छा नंबर आएगा। तो इस तरह से आप करेंगे। इसी का अथवा में है, सेबी से आप क्या समझते हैं? सेबी का अर्थ जानते होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी जो है वो शेयर मार्केट का काम करता है। शेयर मार्केट सेबी एक नियमावली बनाता है, नियम बनाता है, उस नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। इसमें भारतीय पूंजी बाजार में सेबी ने बहुत अच्छा सुधार किया है। सेबी का अपना रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन के यहाँ आधार पर ही भारतीय पूंजी बाजार में कार्य होता है। तो इस तरह से हमने आपको 1 से 30 प्रश्न के बारे में हमने आपको बताया और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। और इसी के आधार पर इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अभी आपका इसका पेपर 28 तारीख को है और इस को आप लोग अच्छे ढंग से इस तरह से अध्ययन करिएगा और तैयार करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 100% मार्क्स आएगा और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। और इस तरह से आप लोग पेपर को सॉल्व करिएगा ताकि 100% अंक आपको मिले। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मैं आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।